एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के वर्णमाला की। हिंदी के वर्णमाला की आज हम बात करेंगे, जो कि आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के वर्णमाला के। तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए कमेंट्स से उनका जवाब, उनका आंसर दे दूंगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ण हैं? देखिए, हिंदी वर्णमाला में आपके 44 वर्ण हैं। हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में वो मूल ध्वनि है जिनका विभाजन नहीं हो सकता। देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनका विभाजन नहीं हो सकता है, और भाषा की ध्वनियों लिखने हैं तो उनके लिए कुछ लिपि चिन्ह हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ऐसे कुछ उनके चिन्ह हैं। ध्वनियों के इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। किनको? ध्वनियों को, इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं कि वर्ण भाषिक ध्वनियों की लिखित रूप होते हैं। क्या होते हैं? लिखित रूप होते हैं। इन्हीं में हिंदी वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको हम अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का संबंध जहां भाषा के उच्चारण पक्ष से होता है, जैसे कि हम कोई चीज बोलते हैं तो उनका पक्ष हमसे उच्चारण से होता है। तो क्या बोलते हैं? उच्चारण पक्ष से होता है। वही वर्णों का संबंध लेखन पक्षों से हिंदी भाषा में संपूर्ण वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर एवं 33 व्यंजन हैं। आपके पूरे मिला के 44 वर्ण हो जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 44 वर्ण और 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो आपके पूरे मिला के, जैसे कि आपके 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर एवं 33 व्यंजन मिला के 44 वर्ण आपके हो जाते हैं। अब आते हैं स्वर पर। तो स्वर के वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण करते समय वायु बिना अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। देखिए, अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो बिना रुकावट के वो निकलती है बाहर। जैसे कि हम बोलते हैं आ, ई, उ, इस तरह के अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं तो वो बिना रुकावट के मुख से बाहर निकल आती है। ठीक ना? देखिए, जैसे रुकावट, आपके मुख में कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। जैसे कि कोई लॉन्ग वर्ड आप बोलना चाह रहे हैं तो उस तरह की रुकावट उसमें आ जाती है, बट स्वर में नहीं आती है। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर का जैसे ये होता है कि 11 इनके स्वर में 11 हैं। हमने अभी बताया था कि 11 स्वर हैं। तो वो स्वर कौन से हैं जो 11 हैं? देखिए, आ छोटा, बड़ा, ई बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ये 11 वर्ण आपके क्या हैं? स्वर हैं। ये क्या हैं? 11 स्वर हैं। आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। यदि अगर हम बात करें ऋषि की लिखित रूप में, तो स्वर को माना जाता है। किसको? स्वर। अगर ऋषि की बात करें, ऋण की, तो उसको लिखित रूप में स्वर माना जाता है। किंतु आजकल हिंदी में उसका उच्चारण जो है री से होता है। किसका होता है? री से होता है, मतलब उसके री के समान होता है। इसलिए ऋण को स्वर की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। समझ गए ना? यहाँ तक फिर से समझा देते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि यदि जो ऋण होता है, अगर लिखित रूप में हम उसको मानते हैं कि ये स्वर है, अगर हम उसको लिखित रूप में स्वर मानते हैं,
तो बिना आजकल जो हिंदी के वो चल रहे हैं, इनका उच्चारण जो है री के समान होता है, जिसे इनको हम ऋषि ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि ही बोलते हैं। तो इनका उच्चारण हम री के समान में होता है, इसलिए ऋषि ऋण को स्वरों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं कि अगर अंग्रेजी के प्रभावों से आ ध्वनियों का हिंदी का समावेश हो चुका है, यदि हिंदी का आ तथा ओ की बीच की ध्वनि है। देखिए यही चीज अभी ऋषि बारे में बोल रहा था, वही पूछ रहा है कि आ ध्वनि जो है एक हिंदी का समावेश हो चुका है। समावेश हो चुका है, अगर ये हिंदी का बात करें तो आ तथा ओ की बीच की ध्वनि कौन सी है? आ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं कि अभी हमने आपको बताया है कि 11 स्वर। अब बताएंगे कि उसके 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। क्या बताएंगे? 33 व्यंजन कौन से हैं, या अगर उसके जो भी आगे आ रहे हैं, चलते हैं अभी इसी जगह पे थोड़ी वीडियो हम रोक देते हैं, तब तक के लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो आ गए हैं हम, जैसे कि लिखा है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राओं का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलकर किया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, इसीलिए वर्णमाला में इनके व्यक्त करने के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आ से लेके अ तक कुल 11 स्वर हैं। आ से लेके अ तक हमने अभी आपको बताया था 11 स्वर हैं। इनमें आ को छोड़कर सभी विशेष स्वरों के मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। ये मात्राएं नीचे लिखी हुई हैं। देखिए 11 स्वर में से सिर्फ आपके 10 स्वर में से, जैसे कि आ छोड़ दिया जाता है। आ जैसे इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि आ एक साइलेंट शब्द है, इन्हें ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जैसे कि आप बोलते हैं कि टा बोलते हैं तो टा में आ जाता है ना, उसी हिसाब से ये आ को छोड़कर सभी मात्राएं बनाई गई, सिर्फ आ को नहीं बनाया गया है। ठीक है ना? अब आते हैं, देखिए जैसे कि एक तरफ हम लिख दिए हैं स्वर, दूसरी तरफ लिख दिया है मात्राएं, और उसके बगल में लिख दिया है उदाहरण। मतलब इस स्वर का यह मात्रा है, इनका उदाहरण यह है। आपको समझाने के लिए ऐसे हमने लिखा है। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है कि आ, तो आ का मात्रा क्या है? अभी हमने आपको बताया कि आ का मात्रा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जैसे टा झा इस तरह बोलते हैं तो आ जाता है ना, तो वैसे ये छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि ये छोड़ करके हम आते हैं बड़ा आ पे। तो बड़ा आ का मात्रा क्या है? एक आ बना के और उसके बगल में एक और मात्रा खींच देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? बड़ा आ। तो यहां पर हम लिख देंगे का। अब इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे? का प्लस बड़ा। क्या लिख देंगे? का प्लस बड़ा, और बराबर में लिख देंगे का, लिख के एक मात्रा खींच देंगे, ये हो जाएगा का। यहां तक क्लियर हो गया ना सभी को? अब आते हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है छोटी ई। अब छोटी ई की मात्रा सभी को पता है कि पहले एक लाइन खींच करके ऊपर से चढ़ाया जाता है, तो यहां पर हो जाता है छोटी ई। तो छोटी ई का क्या मात्रा है? ये वाली है। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे उदाहरण इनका? हम का प्लस में ई, प्लस में ई। तो यहां पर क्या लिख देंगे? की। क्या लिख देंगे? की लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा क्या है? बड़ी ई की मात्रा ये है, दिखाई दे रहा ना सभी को? बड़ी ई की मात्रा ये है, तो यहां पे हम लिख देंगे का प्लस ई। ऐसे है ना बड़ी ई की मात्रा। अब आते हैं यहां पर लिख देंगे की। ठीक है, क्या लिख देंगे? एक तो हो गया की और एक हो गया की, जिनको जल्दी से बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा क्या है? ये वाली है, तो यहां पे लिख देंगे का प्लस ऊ। तो यहां पे लिख देंगे कु। क्या लिख देंगे? कु लिख देंगे। अब आते हैं बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ये वाली है, तो यहां पे लिखेंगे का प्लस में बड़ा ऊ बना देंगे। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे कु। तो का बना के नीचे को ऐसे मात्रा लगा देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा?
कु हो जाएगा। अब आते हैं ऋषि। ऋषि पे क्या है, यह वाला मात्रा है। कौन सा, यह वाला मात्रा है। तो यहाँ पे लिख देंगे का, इसका उदाहरण है का रे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये वाला मात्रा है, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया का। अब आते हैं ए का मात्रा क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे का प्लस ए, तो यहाँ पे मात्रा कर देंगे के, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आए। तो आए की कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। तो यहाँ पे लिख देंगे के प्लस में बड़ी, तो यहाँ पे लिख देंगे कै, क्या लिख देंगे, कै लिख देंगे। अब आते हैं ओ, तो ओ का क्या मात्रा है, इस तरह है। तो यहाँ पे लिख देंगे कै प्लस में ओ बराबर में को, क्या लिख देंगे, को। अब आगे आते हैं तो वो हो जाएगा कौ। तो यहाँ पर अ मात्रा आ रहा है, अ की कितनी मात्रा है, दो हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे क प्लस में औ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कौ, क्या लिख देंगे कौ। कौ की क्या है, दो मात्रा है। अब आपका आ छूट जाता है, तो आ को हमने अभी आपको बताया था कि जैसे कि ये साइलेंस में पड़ जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं टा झा, तो इसमें क्या था टा, अब आ रहा ना बाद में, तो इसी तरह आ को नहीं, इसमें नहीं लिखा गया है। इसको छोड़कर बाकी सभी की मात्राएं हैं और उनके इधर उदाहरण हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें, ठीक है। इसमें है एक अतिरिक्त चिन्ह, क्या है, अतिरिक्त चिन्ह। अतिरिक्त चिन्ह जैसे कि एक अलग से, अब यहाँ पे बोल देंगे कि अनुस्वर, अनुस्वर का चिन्ह क्या होगा, एक ऊपर चंद की बिंदी हो जाएगी, ठीक है। अब अनुनासिक में इसमें भी चंद की बिंदी हो जाएगी। विसर्ग में दो बिंदी ऐसे ही रख देते हैं, कैसे, ऐसे रख देते हैं, ये क्या है, विसर्ग चिन्ह है। अब हलंत लगाते हैं तो हलंत में क्या, नीचे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और डा और ढा में नीचे नीचे ऐसे बिंदी रख देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपके ये अतिरिक्त चिन्ह है। अब जैसे कि अनुस्वर है, तो अनुस्वर में आपको क्या क्या लिखना है ये पता है। तो जैसे कि अनुस्वर का एक उदाहरण हम दे देते हैं, जैसे कि हो जाएगा अंडा, क्या हो जाएगा, अंडा। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडा, ठीक है, अंडा हो गया। और एक हो जाता है संध्या, क्या लिख देंगे, संध्या, संध्या लिख दिया। तो यहाँ कहां पर ये बिंदी आ गई, अनुस्वर की ये बिंदी आ गई, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अनुनासिक पर। तो अनुनासिक का क्या है, जैसे अनुनासिक की चांद की बिंदी है, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख देते हैं, कैसे, अगर हम अनुनासिक के स्वर हमसे पूछे जाए तो वो कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे कि आंख लिखते हैं, आंख, तो आंख में क्या हो गया, चंद की बिंदी आ गई ना आंख में, वैसे ही होता है, आंख के बाद हो गया चांद। तो यहाँ पे लिख देंगे आंख और चांद, ये क्या है, अनुनासिक अतिरिक्त चिन्ह है। अब आते हैं विसर्ग पर। तो विसर्ग के वो कौन से हैं, कैसे लिखना है हमको कि विसर्ग के आगे ये दोनों चिन्ह ऐसे बिंदी आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रातः और अंतः, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रातः अंतः, क्या हो जाएगा, प्रातः और अंतः। अब आते हैं हलंत पर। हलंत क्या पूछ रहा है कि जैसे कि आपका ये वाला चिन्ह आ गया, अब उसके आगे आप क्या लगाना चाहते हैं। तो उसके आगे जैसे कि चिट्ठी और जगत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चिट्ठी जगत, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, चिट्ठी में नीचे ठा के नीचे ऐसे हलंत लगाएंगे ना कि नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिट्ठी और जगत, इस तरह आप लिखेंगे। अब आते हैं अडा पे। अडा और ढा के नीचे चंद की ऐसे बिंदी एक रखी रहती है, ऐसे बिंदी रखी रहती है, दिखाई पड़ रहा है ना सभी को। तो इसके आगे हम कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपकी चार है, पांच,
यहाँ से यहाँ के लिखे आपके अतिरिक्त 5 चिन्ह हैं। जैसे कि हमने अनुस्वर में लिख दिया अंडा और संध्या, तो इस पे क्या हो गया, बिंदी आ गई उसकी। अब आते हैं अनुनासिक पे, तो अनुनासिक पे क्या हो गया, चांद की बिंद आ जाएगी। तो यहाँ पे चांद की बिंद कैसे लिखा जाएंगे, तो हम जैसे कि लिख दिए कि आंख और लिख दिए चांद, तो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कि विसर्ग पर, तो विसर्ग में कैसे, विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये दोनों बिंदियां हैं, क्या है, ये दोनों बिंदियां हैं। तो इसमें हम लिखेंगे प्रातः और अंतः अगर लिखते हैं तो उसमें दोनों बिंदियां ऐसे रखी जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि लिखा हुआ है कि हलंत, तो हलंत में हम क्या लिखेंगे कि हलंत में एक नीचे ऐसे लिखा हुआ था, तो हम चिट्ठी को अगर लिखते हैं तो चिट्ठी को कैसे लिखते हैं, चिट्ठी को हम क्या ची और ठा के नीचे हलंत लगा के चिट्ठी लिख देते हैं। तो यहाँ तक हो गया चिट्ठी। अब आते हैं जगत पर, तो जगत भी हमको लिखना है, तो बहुत लोग जगत ऐसे लिख देते हैं, तो जगत ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा जाता है जगत। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। अब आते हैं जैसे कि डा, तो यहाँ पे हो जाएगा बूढ़ा, क्या हो जाएगा, बूढ़ा। अब लड़का लिखना है तो लड़के में आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है लड़का, तो आपका क्या हो जाएगा, ढा और राणा के नीचे जो बिंदी रखी जाती है वो हो जाएगा बूढ़ा और लड़का, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन पर, तो व्यंजन में हम ही अपने आपको बताए थे कि स्वर और स्वर के यहाँ तक आपका हो गया है पूरा कंप्लीट। 11 स्वर आपके पूरे हमने कंप्लीट करवा दिए, उसके अतिरिक्त जितने चिन्ह थे अतिरिक्त हमने वो भी बता दिया। अब आते हैं व्यंजन पर, तो व्यंजन अभी हमने आपको बताया था कि आगे हम बताएंगे व्यंजन। तो व्यंजन में आपके कितने, 33, क्या था, 33 थे। हमने 33 आपको कैसे बताया है, का खा गा घा अड़ा, तो ये क्या है, ये का वर्ग है, क्या है, का वर्ग है। अब आते हैं चा छा झा झा या, तो यहाँ पे कौन सा, ये चा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ से टा ठा ढा आड़ा, तो यहाँ पे टा वर्ग हो जाएगा, ता था धा धा ना, तो यहाँ पे ता वर्ग हो जाएगा, पा फा बा भा मा, पा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए आता है या रा ला वा सा सा हा, ठीक है, तो इसका कोई वर्ग नहीं है। अब आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि बहुत चीज ऐसे होते हैं कि कोई अभ्यर्थियों को नहीं पता होता। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 33 व्यंजन, तो 33 व्यंजन के हमने उसके वर्ग बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ गए हैं कि व्यंजनों के भेद। देखिए व्यंजनों के भेद जैसे कि आपका होता है स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अन्य संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं व्यंजनों के भेद। अब व्यंजनों के भेद में आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि का दे दिया, या दे दिया, सा दे दिया, रा दे दिया। तो आज आपके स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं, सिर्फ का आता है, तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ का पे टिक कर देना, सही कर देना। अब आते हैं कि व्यंजनों के जो भेद हैं वो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि का खा गा घा अड़ा चा छा जा झा या टा ठा ढा डा ड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, इतने आते हैं स्पर्श व्यंजन में, जो कि कितने हैं 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ड आते हैं, जो कि हमने आपको बता दिए कि का खा घा गा से पा फा मा तक है। अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन पे, तो अंत्यस्थ व्यंजन आपके कितने हैं, 4 हैं। तो अंत्यस्थ व्यंजन 4 हैं, वो कौन कौन से हैं, तो या रा ला वा, ये क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे कितने अंत्यस्थ व्यंजन है, 4। कभी कभी आपसे यह पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, तो वो कौन से हैं। और कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन है, तो उसमें आपके ऑप्शन रहेंगे सा या, तो आपका जो अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, या राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर, तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, तो कौन कौन से, सा हा, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। अब आते हैं लुंठित व्यंजन पर, तो लुंठित व्यंजन कितने हैं, 1 हैं, कौन से हैं, सिर्फ आर है, रा है, क्या है, रा है। अब आते हैं पार्श्विक व्यंजन पर, तो पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाएगा ला, तो पार्श्विक व्यंजन कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो कौन से हैं, ला है। अच्छा, अन्य संघर्षी व्यंजन जो हैं थोड़ा अरबी एंड फारसी भाषा में, अरबी फारसी भाषा में, जैसे कि खा गा
ज, इस तरह बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं ज, और फा को बोलते हैं फा, इस तरह बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, अन्य संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन पर। उत्क्षिप्त व्यंजन है अड़ा और ढा, ये क्या हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। अब आते हैं अनुनासिक व्यंजन पर। तो अनुनासिक व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण कौन से है, अड़ा या ड़ न म, इस तरह हो जाते हैं, नीचे हलंत लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। तो संयुक्त व्यंजन आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन जैसे कि का प्लस छ, तो दोनों वर्णों को मिलाकर वो जो वर्ण बनते हैं उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में सिर्फ आता है छ, तो क प्लस स, तो आपका क्या हो जाएगा, कच्छा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब यहां तक आपके वर्णमाला के पूरे भेद, उनके व्यंजन, कितने वर्ण थे, कितने स्वर थे, यानी हमने आपको बता दिए हैं। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको वर्णमाला के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां तक आपका सारा क्लियर हो गया। हिंदी के वर्णमाला की पूरा जो टॉपिक आपका था वर्णमाला का, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगली जो क्लास होगी वो आपकी सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला यहाँ तक आपका क्लास पूरी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।